बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो बहरहाल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ताकि आप उसको देख लें, फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो बार 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 डिस्कनेक्ट करने की वजह से ये ज़रा हो नहीं पाया। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इसलिए ज़रूरी है कि करेक्ट, कंप्लीट, क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जो भी काम हम कर रहे होंगे वो उसमें एरर्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है। तो ये हमने वाटरफॉल में पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि रिक्वायरमेंट डिज़ाइन या आर्किटेक्ट, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो हम ज़रा देखते हैं कि रिक्वायरमेंट को मज़ीद फर्दर बाइफरकेट करते हैं या डिवाइड कर लेते हैं इनटू इलिस्ट्रेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है। ये देखिए, अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के देर आर टू पार्ट्स। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, ये मेजर पार्ट है जिसमें आपने रिक्वायरमेंट लेनी है कस्टमर केयर मिलके, प्रॉब्लम करके। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो पहला वाला पार्ट है रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, जिसमें आपने मीटिंग करनी है और नोट्स लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको बोर्ड पे बनाएंगे या कागज़ पे बनाएंगे और पूछेंगे कि यही आप कह रहे हैं ना। और SRS का मतलब है कि आप किसी एक खास टेम्पलेट पे उसको लिखेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा होगा फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, तो इसकी डिटेल हम थोड़ी देर में देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट करेक्ट है, कंप्लीट है, क्लियर है, उसके बाद फिर आप ये अम, काम शुरू करेंगे। ठीक है। तो कोडिंग, डिजाइनिंग और ये सारी चीजें। अब ये देखिए, ये है। तो पहला फेज क्या है, यू विल गो एंड टॉक टू द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड इलिस्ट्रेशन। ठीक है। और इलिस्ट्रेशन छोटी सी रिक्वायरमेंट है तो आधे घंटे में हो जाएगी, ज्यादा है तो 2 घंटे में होगी, और बहुत ज्यादा है तो 2-2 घंटे की कई मीटिंग्स होंगी जिसमें आप इलिस्ट्रेशन करेंगे। और इलिस्ट्रेशन करते वक्त आप एनालिसिस करते हैं। कस्टमर ने अगर आपको कहा है रिपोर्ट बनाने को, तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे या कागज पे एक रिपोर्ट बनाएंगे और कहेंगे जी आप यही कह रहे हैं ना। तो एक्चुअली आप बना बना के, प्रोटोटाइप बना के उससे कंफर्म कर रहे हैं कि मैं सही समझाऊं या नहीं। सो दैट इज एनालिसिस। जब आप सही समझ जाते हैं तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक खास डिफाइंड फॉर्मेट में जिसको आप SRS का फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में IEEE 830 का। अभी तीनों चीजें कर लेते हैं। तीनों का मतलब है इलिसिटेशन, इलिसिटेशन एंड देन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फिर आप कस्टमर को दिखाते हैं कि जनाब देख लीजिए, इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज़ रह तो नहीं, मैंने तो नहीं सही समझी। ये करने के बाद फिर आप जाते हैं नेक्स्ट फेज में, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आप नहीं चाहेंगे कि चेंज हो। ठीक है ना। आप ये सारी चीज़ों में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात करना, वर्बल कम्युनिकेशन एंड देन डॉक्यूमेंट के थ्रू, स्पेसिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन जब इस फेज में आ जाते हैं तो आप चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट क्रीप ना हो, चेंज ना हो। ठीक है। तो हम एक एक करके ये जो टर्मिनोलॉजी है, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। इलिस्ट्रेशन लेने के तरीके हैं। आप किसी के साथ जाके मीटिंग कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। और एक आदमी का कर रहे हैं तो प्रॉब्ली दैट्स एन इंटरव्यू। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उसको वर्कशॉप कहेंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और कोई बिजनेस की पॉलिसी है, कोई बिजनेस के रूल्स हैं, या कोई रिक्वायरमेंट ली गई है, उसको आप पढ़ लें पहले से, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनालिसिस। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इलिस्ट्रेशन में हेल्प करती है आपको। ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहिए कि प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, प्रोडक्ट में क्या चाहता है। तो डिफरेंट यूजर्स होंगे और वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट बताएंगे। तो दीज आर योर स्टेक होल्डर्स।
मसलन अगर मैं LMS बना रहा हूँ, मूडल जो आप यूज करते हैं वो मैं बना रहा हूँ, तो यूजर क्लासेस क्या है? यूजर क्लासेस जो है वो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, फैकल्टी है और स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, फैकल्टी की अलग होगी, मैनेजमेंट की अलग होगी। ठीक है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग द यूजर टास्क एंड गोल। अब वो चाहता क्या है? व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द बिजनेस प्रॉब्लम, व्हाट इज द बिजनेस गोल, यानी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करना चाहता है। ठीक है। दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, यानी प्रोडक्ट किस एनवायरनमेंट में चलेगी, बैंक में चलेगी तो कितने यूजर होंगे, लोड कितना होगा। ठीक है। फिर ये है कि ईच इंडिविजुअल स्टेक होल्डर ग्रुप विल गिव यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि आप अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं, प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब क्योंकि आप ने डोमेन नहीं पढ़ा हुआ है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आपको डोमेन समझना मुश्किल होगा। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप उसको मॉडलिंग करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं। ठीक है। तो उसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन कौन सी है। अब क्वालिटी एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो इट्स नॉट ओनली फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कितने यूजर होंगे, कॉन्करेंटली 500 यूजर होंगे या 5000 यूजर होंगे, तो परफॉर्मेंस लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब 500 लोग थे तब तो सही था, लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा यूजर हो गए तो फिर परफॉर्मेंस खराब हो रही है, स्लो हो गया। बिजनेस के रूल्स क्या हैं? ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है। तो डिकम्पोज करते हैं रिक्वायरमेंट को। क्या होता है, अगर मैंने आपसे कहा कि बैंक को सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंक के सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, या फॉर एग्जांपल आप LMS बना रहे हैं, मूडल बना रहे हैं, तो उसमें एडमिशन का एक अलग मॉड्यूल होगा, फीस भरने का एक अलग मॉड्यूल होगा, क्लासेस का या टाइम टेबल का एक अलग मॉड्यूल होगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग करेंगे। फिर टाइम टेबल है तो क्लासेस कौन कौन से रूम में होंगी, कहाँ होंगी। अभी सारी चीजें, दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है क्या क्या चाहिए, टू एन एक्सटेंड कि आप उसको ब्रेक कर लें टास्क के अंदर, कि जनाब इसमें कितने स्क्रीन बनेंगे, कितनी रिपोर्ट बनेगी, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगा, एपीआई कैसे होगा, ये सारी चीजें, ताकि आपको पता हो कि करना क्या है। तो यू नीड टू डिकम्पोज, जिसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है। फिर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस कैसे होगी, मेंटेनेबिलिटी कैसे होगी। मतलब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है और वो स्लो है, तो स्लो नहीं होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस, आपने अपने ऑफिस में बनाया था तो वो सही चल रहा था, लेकिन जब आपने यूनिवर्सिटी को दिया तो जो 400 500 स्टूडेंट एक साथ लॉग इन हुए तो वो स्लो हो गया। दैट इज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। ठीक है। एलोकेटिंग रिक्वायरमेंट का मतलब है जब आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है तो आप उसको स्ट्रक्चर करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से फुलफिल होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम टेबल कैसे, अगर LMS बना रहे हैं तो टाइम टेबल वाला पार्ट अलग है, फीस देने वाला पार्ट अलग है, एग्जाम और रिजल्ट वाला पार्ट अलग है। तो दीज आर ऑल एलोकेटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। निगोशिएटिंग का मतलब है प्रायोरिटीज। जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो वो कस्टमर बहुत सारी चीज़ें बताता है आपको, लेकिन होता क्या है कि आप कहते हैं कि जनाब इस वक्त में इतनी ही मुमकिन है। फॉर एग्जांपल 15 दिन में अगर आपको 100 रिक्वायरमेंट दिए तो आप कहते हैं नहीं जी 100 तो नहीं हो सकती, 70 हो सकती है। तो इनमें से कौन सी नॉन इम्पॉर्टेंट है वो 30 निकाल लीजिए, बाद में हम कर देंगे। तो दैट इज निगोशिएशन। ठीक है। या कोई अननेसेसरी है उसको आप निकाल देंगे। ये मैंने बताया था आपको कि एक कस्टमर आया मेरे पास और बता रहा है कि जनाब हम पिज़्ज़ा बेचते हैं, और ये उसने इसमें रिक्वायरमेंट दी है कि हम, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग होती है, साइज होता है, या नंबर ऑफ पिज़्ज़ा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, वो आपको बता रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं मॉडलिंग करके मैंने डिफरेंट कलर में कर दिया। क्या ये यूज केस डायग्राम है, यूज केस की बाउंड्री है, ये एक्टर्स हैं, और ये अब ये ब्राउन वाली जो चीज़ है, ब्राउन वाली जो चीज़ है वो कस्टमर ने बताई है, पिज़्ज़ा टॉपिंग है, पिज़्ज़ा का साइज है, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा है। ठीक है।
तो जो स्टोर कीपर है वो रॉ मटेरियल देगा किचन को और वो बना देगा, तो ये तो उनका प्रोसेस है। लेकिन उसके अलावा भी आपको, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिज़्ज़ा कैंसिल भी हो सकता है जो ऑर्डर है। तो ऑर्डर कब कैंसिल हो सकता है? 1 घंटे के बाद तो नहीं हो सकता, जब वो बन गया और डिस्पैच होने लगा आपने कैंसिल कर दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके कुछ रूल्स बनेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये ब्लू वाला पार्ट देखिए, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला पार्ट है कि कोई एडमिन होगा, कहीं होस्ट होगी आपकी वेबसाइट, और ये सारी चीजें होंगी। ये इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा चीजें जिसको नहीं पता है, तो आप बताएंगे ये सारी चीजें। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, जो चीज आपको पता है आप उसको बता रहे हैं। ठीक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कस्टमर को कहेगा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि बिजनेस के प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर होने चाहिए, और ये मुझे पता तो था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कितना और क्या और कैसे होगा, तो आपने बताया। तो यू आर ट्राइंग टू एजुकेट कस्टमर। ठीक है। अब ये है रिक्वायरमेंट, किसी ने कस्टमर ने बताई कि मुझे ऑनलाइन सिस्टम एग्जाम का बनाना है। तो मैं कहता हूँ रुक जाइए, पहले तो मुझे जरा समझने दीजिए आप क्या कह रहे हैं। तो जब वो बता रहा है तो मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट होगा, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा और एग्जाम सेलेक्ट करेगा, उसकी फीस पे देगा, और फिर एग्जाम इनेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन हम इससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उसके सिस्टम सही है, वो एग्जाम दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। ठीक है। अगर सिस्टम कन्फिग्रेशन है तो हम उसको अलाउ करेंगे, एग्जाम देगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट जो है वो अ, पूरा एक सिस्टम है। ये वाला सिस्टम है जो एग्जाम सेलेक्ट करता है, रिजल्ट ये, अब ये पूरा एक सिस्टम है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या होगा। इसमें जनाब टीचर्स हैं जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स डाल रहे हैं, और ये सिन बोर्ड है जो एग्जाम लेगा। ठीक है। तो ये वो आदमी है या वो एवेलुएटर है जो एग्जाम लेगा और उसका रिजल्ट देखेगा। तो हम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, देखिए लिखा है ब्रिंग विजिबिलिटी टू रिक्वायरमेंट दैट यूजर कैन वैलिडेट। तो अभी मैंने स्क्रीन नहीं बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन, सिलेक्ट एग्जाम का स्क्रीन नहीं बनाया, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कस्टमर चाहता क्या। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो मैंने यूज केस बना के, इज दैट व्हाट यू वांट, मतलब फंक्शनैलिटी यही चाहिए ना और तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जो कुछ आप बना रहे हैं एज ए डेवलपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। तो वो ऑनलाइन एग्जाम बनाना चाहता है, तो ठीक है, ऑनलाइन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। अभी हम जब जाएंगे इसकी डिटेल में, तो उसका स्क्रीन बनेगा, रजिस्ट्रेशन कर कैसे होगी, नाम होगा, फलानी चीज होगी, वो डिटेल होगी, अभी उसमें नहीं गए। दैट इज द WBS, यानी मोर डिटेल डिकम्पोजिशन। सेलेक्ट एग्जाम, तो एग्जाम कितने होंगे, क्या इंटर के होंगे, हाई स्कूल के होंगे, ये कौन कौन से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के होंगे, इस डिटेल में नहीं गया हूँ, बहरहाल ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह से बैक एंड में क्या होगा, बैक एंड में ये सारी, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मैं कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो ये यूज केस है, ये उसकी बाउंड्री है, सॉरी, ये उसकी बाउंड्री है, और ये फंक्शनैलिटी है, और ये एक्टर कहलाता है। ठीक है। एक और तरह से मॉडलिंग कर रहे हैं, ये देखिए, इसको हम अ, यू- ठीक है। अब ये अगर आपने फ्लो चार्ट देखा हुआ है, तो फ्लो चार्ट का एक्सटेंशन है, इसको BPMN कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। तो हम नॉट टीचिंग हूँ, लेकिन अगर मैं समझना चाहता हूँ कि परचेज का प्रोसेस क्या है, तो परचेज में स्विम लेन कहलाती है, ये एम्प्लॉय है, ये स्टोर है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट है, और ये वेंडर है। सपोज मैं एक गाड़ी बनाने की या चिप्स बनाने की या दवाई बनाने की कंपनी में हूँ, फैक्ट्री में हूँ। ठीक है। तो मुझे कुछ आइटम चाहिए, तो अगर आइटम स्टोर में है तो वो दे देगा, अगर नहीं है तो देखिए वो परचेज करेगा। परचेज करने के लिए ये एम्प्लॉई है जिसको जरूरत है, स्टोर्स में मौजूद नहीं है, तो वो परचेज का डिपार्टमेंट परचेज करेगा। तो परचेज कैसे करेगा, वो रिक्वेस्ट देगा, मॉडिफाई करेगा, और ये जाएगी वेंडर के पास, वो वेंडर से रिसीव होगी, उसके लिए अप्रूवल चाहिए। ठीक है। तो ये प्रोसेस जितना अच्छी तरह से मेरी समझ में आएगा,
उतना मैं उनके लिए स्क्रीन्स और रिपोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगा। इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। पॉइंट ये है कि जब आप रिक्वायरमेंट लेते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, ये बीपीएम मैंने इससे पहले मैंने आपको ये दिखाया, ये यूज केस है। ठीक है, ये ठीक है, तो विल सी अनदर मॉडल। अब ये सब समझ लिया मैंने, अब उसको मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके का मतलब है कोई खास फॉर्मेट होगा एसआरएस लिखने का, तो हम देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आपने क्या किया, जो नोट्स लिए थे वो ले लिए, डायग्राम बनाई थी तो वो ले ली। तो अब आपने क्या किया, कस्टमर को और आपको समझ में आ रहा है, कस्टमर ने जो कहा आपने डॉक्यूमेंट रख लिया, स्पेसिफिकेशन लिख ली, अब आप उसको दिखा रहे हैं। अभी क्यों जरूरी है, तो वही वाली बात कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है तो जो कुछ आप बना रहे हैं उसमें एरर होगा। ठीक है, अब मैंने लिख लिया है, डॉक्यूमेंट बना लिया है, एसआरएस बना लिया है खास फॉर्मेट में। अब मैं कस्टमर को दिखा रहा हूँ, दिखा के मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब देखिए कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। आई एम आस्किंग वैलिडेशन, कंफर्मेशन के जनाब कोई चीज रह तो नहीं गई। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज रह गई तो फिर हम उसमें से कोई चीज मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो मिस कर जाएंगे तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आप हमें देख के बताइए कि जो कुछ आपने बताया है उस डॉक्यूमेंट में है, अगर है तो फिर हम डिजाइन कोडिंग सब करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा डॉक्यूमेंट को, और उसमें जो छोटी मोटी मिस्टेक्स है वो बताएगा। प्रोसेस सही नहीं है तो वो बताएगा, कोई और चीज़ सही नहीं है तो वो बताएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सही है तो फिर वो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके मल्टीपल साइकिल हो सकते हैं। यानी मैंने एक एसआरएस बनाई वर्जन 1.1, 1.0, तो उन्होंने कहा नहीं जी पेज नंबर 13 में ये गलती है, पेज नंबर 19 में ये गलती है, तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने उसको करेक्ट कर लिया और वर्जन 2 उनको दिया। तो वर्जन 2 दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, अब मैं वैलिडेट हो गया, अब मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तब सॉफ्टवेयर बनाते वक्त मैं चाहूंगा कि रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को मैनेज करना है। तो जो आपने एग्री किया था एसआरएस, वो मेरी बेस लाइन बन गई है। बेस लाइन कहते हैं एग्रीड, रिव्यूड एंड एग्रीड, दैट इज ए बेस लाइन। तो वर्जन 2.0 वॉज माई बेस लाइन। ठीक है, अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है, ये देखिए रिक्वायरमेंट कोई चेंज नहीं आ सकती। एग्जाम्पल ये है कि एमबीएल कोई बैंक का नाम है, मीजान बैंक। ठीक है, और इसका पर्सनल लोन बन रहा है एसआरएस 1.0। ठीक है, और उसमें इन्होंने चेंजेस बताई थी तो मैंने एसआरएस 2.0। अब ये बेस लाइन बन गई। ठीक है, ठीक है, बेस लाइन बन गई। अब मैं किसको दूंगा, डेवलपमेंट टीम को दूंगा। ठीक है, तो अब चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज है तो हम पूछेंगे क्यों चेंज है, क्या वजह है। ठीक है, अब हम कोई अगर चेंज आ भी रही है तो हम बताएंगे इसमें अगर आधा घंटा लग रहा है तो हम कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो हम बताएंगे कि भाई अभी रहने दीजिए, ये सॉफ्टवेयर को रिलीज हो जाने दीजिए जो 20 दिन बाद हो रहा है, फिर हम ये चेंजेस कर देंगे। तो वो अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो कि डिपेंडेंट है, यानी जो कुछ आप बना रहे हैं और जो कुछ अभी आपने नहीं बनाना है वो डिपेंडेंट, तो आप कहते हैं नहीं ये भी बनेगी साथ साथ। ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट को ट्रेस करते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट ट्रेस करने का मतलब है रिक्वायरमेंट R1, फिर वो FS1 फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, एंड देन कोडिंग, एंड देन टेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देखते जाते हैं कि रिक्वायरमेंट ट्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये इसको जरा समराइज कर लीजिए। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, कस्टमर रिक्वायरमेंट देता जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट बन गया, अब आपने क्या किया, लेके इसको डेवलपमेंट की तरफ टीम को भेज दिया। डेवलपमेंट टीम करिए तो आप चाहेंगे इसमें चेंजेस ना हो। ठीक है, अगर चेंज है तो वो किसी बोर्ड के पास जाए, उसको अप्रूव करे। ठीक है, तो दैट इज मैनेजमेंट। क्योंकि अगर बगैर कंट्रोल किए चेंज होती जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी चीजें और ऐड हो गई हैं। आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी रिसोर्स ज्यादा लगेगी। तो आप चेंजेस नॉर्मली को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कहते हैं नेक्स्ट रिलीज में जो 15 दिन बाद आएगा उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, लेकिन कोई चीज बहुत जरूरी है तो आप कर लेते हैं, तो दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है,
अब ये सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं, आईबीएम का रैशनल है, डोर, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और आईबीएम का रैशनल डोर करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर उसकी वीडियो देख सकते हैं आप। ये टूल्स हैं, वीशोर, जैमा, ठीक है, ये टूल्स हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के। देख लीजिएगा डोर्स को जरूर यूट्यूब के ऊपर, आधे घंटे की एक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं। हम जाके पूछते हैं बताइए क्या बनाना है, तो दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन उसके अलावा भी कोई चेंज रिक्वायरमेंट के लेवल है तो हम जरा देखते हैं। देखिए, जब हम रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव से जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बताइए क्या बनाना है। ठीक है, हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बिजनेस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए। ठीक है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट। अब जरा समझते हैं एग्जाम्पल से। मीजान बैंक कहता है, देखिए तीन बैंक है, एक मीजान बैंक है, बैंक इस्लामी है और एचबीएल है। मैं एग्जाम्पल देने के लिए, मीजान बैंक कह रहा है कि मुझे एक इस्लामिक बैंकिंग की सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना चाहता हूँ पूरी दुनिया का। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएंगी? आंसर इज यस। ठीक है तो बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंक इस्लामी ये कहता है कि मुझे लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक नहीं बनना है, मुझे 100 ब्रांच बनानी है, लेकिन आई हैव टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक नहीं, इसका है। तो इनकी फंक्शनैलिटी मुख्तलिफ होगी या इनकी सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ होगी, इनकी नहीं होगी। एसबीआई वाले कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, हमें तो बस एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, और हमारे बैंक में एक कस्टमर आता है जिसके, जो कहता है मुझे कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं करनी है, तो आपके पास कोई इस्लामिक बैंक का ऑप्शन है? तो हम कहते हैं हाँ है, इस वाली खिड़की में चले जाइए। तो ये आदिल के नाम से आपको खोल देगा, और ये इस्लामिक बैंकिंग है नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ऐसे कस्टमर जो कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं जाना चाहते हैं उनको हम कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग के। तीनों में बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें रिबा हो ना हो, लेकिन बहरहाल बस वो कहते हैं कि जी इसके अंदर ये है कि जी हमें पहले दिन से प्रॉफिटेबल होने का मतलब है, बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं चाहिए, बहुत सारा यूजर नहीं चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब हमें 2000 ब्रांचेस करनी है, पूरे पाकिस्तान में करनी है, और ना, तो इनकी एप्लीकेशन का क्या मतलब है? इनकी एप्लीकेशन बहुत सेटल हो, अम, उसमें कोई फॉल्ट ना हो, लोड ले ले, कोई एरर ना हो। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी सेम नहीं है, सोल्यूशन सेम नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं, क्योंकि रहा हूँ मीजान बैंक का, जब सॉफ्टवेयर बन रहा था पता चला कि जी 100 ब्रांच के लिए तो हमने पाकिस्तान में बनवा लिया, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि जी वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बैंकिंग की दुनिया में कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है टर्मिनोस। वो दुनिया के बड़े 70 बैंक में चल रही है, उसका नाम है टर्मिनोस। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन है, यानी बैंक जो होता है ना, रिबा और ये सारी चीजें। तो उन्होंने कहा इसको इस्लामिक बनाओ, हम पैसे देंगे, आप इसको इस्लामिक बनाएं, एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इसको इस्लामिक बनाया टर्मिनोस को, और फिर ले लिया, क्योंकि हम लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना चाहते थे। हमें पैसों का मसला नहीं है, हमें मसला है कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो, टेस्टेड हो, ट्राइड हो। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन दूसरी हो गई महंगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग एप्लीकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लबनान में जाके एक बैंकिंग एप्लीकेशन थी जो सस्ती थी, वो ले ली, क्योंकि इनको उतना लोड नहीं चाहिए था, इनको हजारों ब्रांचेस नहीं खोलनी थी, इनको 200 250 ब्रांचेस खोलनी थी। अब देख रहे हैं कि सोल्यूशन मुख्तलिफ हो गया, बिकॉज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ था, तो सोल्यूशन मुख्तलिफ हो गया। ठीक है, तो अगर आप रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव से जाएं तो दोनों को बैंकिंग एप्लीकेशन चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग, तो आप कहेंगे दोनों का सोल्यूशन एक जैसे होना चाहिए, द आंसर इज नो। ठीक है, अगर ये मीजान बैंक ये वाली एप्लीकेशन ले लेगा तो बहुत बड़ा लोड नहीं दे पाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगी, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होगी, उसमें एरर्स आएंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज
प्रॉब्लम है क्या, चेंज करना क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। आई होप फिर हम इसको जो मैं अपलोड करके आप जब देख लेंगे तो फिर मैं अलग अलग क्वेश्चन के आप लोगों ने देख लिया कि सवाल था। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है? बिजनेस रिक्वायरमेंट ये होती है कि जनाब प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हमारी ऑटोमेशन वीक है। सर उन्होंने डिटेल नहीं दी है, उन्होंने कहा कि हमारी ऑटोमेशन वीक है। फिर आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो फिर वो बताएंगे जनाब हमारी जो सेल्स की रिपोर्ट होती है, तो जब मैं मांगता हूँ तो वो मुझे इधर से डेटा जमा करते हैं, इधर से डेटा जमा करते हैं, एक्सेल शीट में डालते हैं और 3 दिन में देते हैं। और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो 3 दिन डिले हो जाता है। तो अगर ये मुझे डे एंड पे पता चल जाए तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो आपको डे एंड पे पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब स्टेक होल्डर से पूछा तो स्टेक होल्डर ने कहा कि जनाब हमें ये 6 इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए क्या चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए होती है। डेली सेल्स ऑफ ईच ब्रांच चाहिए होती है, इंडिविजुअल ब्रांच की सेल्स क्या है, ठीक है, और क्रेडिट कितना है। तो ये बिजनेस की डिटेल है। वीक का मतलब है ये हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, हमारे पास 65 ब्रांचेस हैं, हम इसको कंसोलिडेट करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक्चुअली चैलेंज ये है, बिजनेस को क्यों चाहिए सेंट्रलाइज डेटाबेस। इनकी 65-70 ब्रांचेस, अब तो और ज्यादा हो गए हैं। इनके पास कुछ चीजें होती हैं जो ये बेच रहे होते हैं। अब एक कस्टमर आया कि मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे इस्लाम टी बेचते थे। ठीक है, तो अब वो जो जो चीज वो मांग रहा है वो उसके पास नहीं है, तब ये फैक्ट्री से आएगी, 10 दिन लगेगी। अच्छा थोड़ी सी दूर एक और ब्रांच है जो 4 मील दूर है, 5 मील दूर है, उसके पास वो मौजूद है, तो वहां से मंगा के ये बेची जा सकती थी। लेकिन ये पता कब चलता है? 3 दिन बाद पता चलता है। तो कस्टमर तो 3 दिन ही इंतजार करेगा। ये जरूर है कि वो शाम तक इंतजार कर लेगा, मैं शाम को बता देता हूँ, शाम को सारी ब्रांचेस का स्टेटस पता चलेगा, करीब की ब्रांच में अगर वो मौजूद है, तो दैट्स हाउ यू इंक्रीज द सेल्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो बनाना है लेकिन मसला हल करना है ना। ठीक है, अभी है तो सोल्यूशन रिक्वायरमेंट में क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए आपको। ठीक है, अभी हम थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी समझ में आ जाए कि थ्योरी है या वाकई में ऐसा है। तो विल टेक अ सिनेरियो, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी हो सकता है आपको थ्योरी लगे। अब एक एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको या मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन से भी चैलेंज ये है कि आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो कैपेबिलिटीज होती है। नॉन फंक्शनल क्या होती है? सर्विस रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल को यूँ समझ लीजिए, अम, एक कैलकुलेटर आपने खरीदा और कैलकुलेटर के अंदर प्लस माइनस डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के मल्टीप्लाई के फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो आप कहते हैं जब मैं एक बटन दबाऊं और प्लस का बटन दबाऊं और दूसरा बटन दबाऊं तो उसका एडिशन हो जाना चाहिए, यानी 2 का बटन दबाऊं, प्लस का बटन दबाऊं, 2 का बटन दबाऊं तो ये 4 आना चाहिए। तो ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी प्लस का फंक्शन ऐसे करे और 3 - 2 करूं तो वो 1 आ जाए। ठीक है, तो ये मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। डिवाइड करूं तो ऐसा हो जाए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि कैलकुलेटर अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ एग्जाम में, तो एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन कैलकुलेटर की बैटरी कम होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कैलकुलेटर चाहिए जो 3 घंटे तक चल सके। तो उसका फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मुझे 3 घंटे की चाहिए, तो दैट इज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। या ये कि जो इसकी केसिंग है वो मजबूत होनी चाहिए, हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो मजबूत केसिंग होनी चाहिए, इसको आसानी से टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये एग्जाम्पल है, देखिए पढ़ लीजिए। ठीक है, जो बताई थी कि
बाय एंड डे एंड हमें ये चाहिए होता है कि कितनी इस ब्रांच ने कितनी 100 की या लाख की सेल की है, ठीक है, कैश कितना आया है और क्रेडिट कितना है। फॉर एग्जांपल इस ब्रांच ने 50,000 की सेल की है, लेकिन 30,000 कैश है, 20,000 क्रेडिट है जो कि 2 दिन बाद आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट जो है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा है तो आप सेल्स उसको नहीं दे सकते, यानी जिस कस्टमर ने लिया है और कहा था मैं दे दूंगा 2 वीक्स में, तो 2 वीक्स में अभी तक उसको क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसको फर्दर सेल्स नहीं हो सकती है, ये बिजनेस का रूल है, ठीक है। तो और फिर गुड्स कितने रिसीव हुए हैं और कितने सेल्स हुए हैं, तो जितने रिसीव हुए हैं वो सब बिक जाने चाहिए, जो रह गए हैं वो स्टॉक है, ठीक है। तो एक तो ये कि आपने बेचा है, आखिरी चीज ये ट्रांसफर कि आपने नहीं बेचा है, किसी और ब्रांच के करीब की ब्रांच में कोई चीज खरीदनी थी जो आपके पास थी, उनके पास नहीं थी, उन्होंने आपको भेज दिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। एक तो सेल्स है जो आप अपनी दुकान से बेच रहे हैं। तो बिजनेस की नॉलेज क्यों जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर तो लगाते हैं लेकिन उसके अंदर डेटा सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बैंक था जिसने सॉफ्टवेयर चलाया हुआ था जो कि 50 ब्रांचेस को दे रहा था, अब वो उनके पास तकरीबन 500 ब्रांचेस हो गई, तो ये सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस सही नहीं कर दे रहा। तो ये सॉफ्टवेयर हटाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तो जब लगाएंगे तो आप देखेंगे डेटा सही है कि नहीं है, आप उसकी देखेंगे कि जनाब सारी चीजें पुराने सिस्टम के साथ सबसे चल रही थी कि नहीं चल रही थी। तो दैट इज एन ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पुराना डेटा डलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर, वो डालेगा कौन, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, पहले तो स्क्रीन इस तरह से आता था, अब तो माउस से चलता है, तो ट्रेनिंग करनी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको अभी तक यहीं तक रखते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे। अपलोड दिस लेक्चर और फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा और फिर मैं इसको इस पे हम सवाल कर लेंगे, ठीक है।